आ सभी भक्तों को सप्रेम नमन। तो आज भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि देश की सत्ता किसके हाथ में आएगी इसका निर्णय आज होना है। बल्कि कहूँगा कि लगभग कुछ हो ही गया है। तो बहुत सारे लोग जो हैं मुझे पूछे कि कैसे ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना हवा पूरा बना रही थी कि जीत जाएंगे 400 सीट, लेकिन बहुमत नहीं ला पाई। तो ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका कारण बताइए। तो कई लोगों से डिस्कशन हुआ कारण बताने पर। तो वही सोचता हूँ कि कुछ आप लोगों को भी उस विषय पर जो मैं समझता हूँ, वैसे तो ये उनके पार्टी का मामला है, परंतु एक राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के कारण मैं कुछ इस पर अपना मत दे रहा हूँ। इससे कोई सहमत हो सकता है, कोई सहमत नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये विचार का विषय है। इसमें सहमति असहमति किसी की भी हो सकती है। आप लोग कुछ अलग मत भी रख सकते हैं। जहाँ तक मैंने समझा है, जो जो कारण है, क्योंकि आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना लक्ष्य रखा था, तो उनमें से अधिकतर जगह उन्होंने लक्ष्य पूरे किए। 3 स्थानों पर उनके लक्ष्य उतने सफल नहीं रहे, बल्कि कहूँगा 4 स्थानों पर। तो एक सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश रहा, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा हरियाणा। ये 4 जगह उनके जो है, जो उन्होंने टारगेट रख रखे थे, वे पूरे नहीं हुए। बाकी सब जगह तो वे ठीक ही परफॉर्मेंस किए, लेकिन इन 4 जगह नहीं हुए। और ये बड़े, इसमें से 3 तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल बड़े स्टेट थे, वहाँ ज़्यादा सीटें थी। तो यहाँ वे असफल हो गए। तो अब जब असफल व्यक्ति होता है तो चिंतन मनन का समय होता है, कोई संस्था होती है, तो उनके उसके उनके यहाँ बहुत सारे लोग हैं उनकी पार्टी में जो चिंतन मनन कर रहे होंगे या करेंगे। परंतु एक सक्रिय नागरिक होने के कारण और इस पर राजनीतिक नज़र रखने के कारण कुछ अपना भी विचार, मेरा भी कुछ विचार है, तो उसको मैं बता रहा हूँ। अगर बीजेपी का कोई आदमी सुन रहा है या उनके सहयोगी समर्थक जो भी है, तो वे भी इस पर कुछ कमेंट कर सकते हैं या उनको पास आउट कर सकते हैं उनके लिए। तो कारण तो कई रहे हैं, तो एक एक कारण को मैं नोट डाउन भी कर लिया हूँ, ताकि आप लोगों को बता सकूं कि आखिर उनकी हार का कौन कौन सा विषय रहा। हो सकता है कि मैं जो बताऊंगा ये विषय न भी रहे हो सकता है मैं कुछ अलग विचार रख रहा हूँ, आप सहमत असहमत नहीं भी हो सकते हैं। तो पहला जो मुद्दा है, इस पर मैंने एक बार वीडियो भी बनाया था, कहा था कि जो है युवाओं के लिए अग्निवीर का मुद्दा बहुत मायने रखता है, क्योंकि बहुत सारे युवा जाते हैं सेना में। तो जब अग्निवीर की योजना रद्द हुई, उस वक्त भी इस पर चर्चा हुई थी। तो वहाँ पर जो है उनकी कार्य अवधि को घटा दिया गया, जिसके कारण युवाओं में
अच्छा खासा रोष था। तो कार्य अवधि घटाने की वजह से तो मेरी समझ में तो उतना रोष नहीं था, जितना कि उनके सुविधाओं को घटा दिया गया। यानी जैसे पेंशन समाप्त कर दिया गया, कैंटीन फैसिलिटी समाप्त कर दी गई, और उनको अ, जो मेडिकल फैसिलिटी होती है बाद में, उसको भी शायद समाप्त कर दिया गया। तो अगर इस फैसिलिटी को समाप्त नहीं किया गया होता तो उतना रोष नहीं होता। भले आयु आपने घटा दी थी कि भाई कम समय तक आपकी सर्विस होगी, क्योंकि युवा ही ज़्यादा अच्छा लड़ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि यह जो है एक अच्छा खासा कारण बना। युवा सब क्योंकि वोटिंग ज़्यादा करते हैं, तो यह एक बहुत बड़ा कारण बना। दूसरा कारण है कि युवाओं में रोजगार जो है बहुत मायने रखता है। वे पढ़ते हैं इसलिए कि रोजगार पाएं, तो उनके लिए वो फैसिलिटी होनी चाहिए। उनके रोजगार को ध्यान में रख करके वो करना चाहिए। कुछ ऐसी योजना निकालनी चाहिए थी रोजगार के लिए। तो रोजगार के लिए क्या है कि आप जो है ऐसा पोर्टल बनाते, सरकारी पोर्टल, जिसमें कि सभी युवाओं को दर्ज, जो बेरोजगार युवा हैं उनको दर्ज करते और उनको जहाँ पर वो हैं, जिस जगह काम करना चाहते हैं, कंपनी में या कहीं भी, तो वहाँ पर जो है उनको लगाते। और यदि उन्हें नहीं भी नौकरी मिल रही है तो कुछ उनके लिए आप जो है ऐसा प्रावधान करते कि उनको कुछ ना कुछ आप जो है देते, कम से कम इतना तो अवश्य ही देते, कुछ डोल मनी जिसको कहते हैं, कि आप 4,000 5,000 रुपये देते, ताकि वे जो है कम से कम फॉर्म भर सकें। या एक युवा है, कम से कम कुछ उसकी जो सामान्य सी जरूरतें हैं, मोबाइल में पैसा भी भराना है तो वो उसकी जरूरतें हैं, हल्का फुल्का घूमना है, कहीं परीक्षा देने जाना है, तो इस तरह की जो बातें हैं, किताबें खरीदनी है, कोचिंग लेना है, तो कम से कम उनको ये सुविधा तो मिलती। तो अगर आप कुछ डोल मनी युवाओं को देते तो युवा आकर्षित आपसे होते, कहते कि नहीं हमारे लिए सरकार कुछ विचार कर रही है, लेकिन ऐसा तो किया नहीं। तो यह एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इस पर सरकार को पुनः मैं कहूंगा कि विचार करे, और जो बेरोजगार युवा हैं उनको 5,000 रुपया महीना दे, तो मैं समझता हूँ युवाओं को बहुत आकर्षित आप कर सकते हैं आगे भविष्य के लिए, क्योंकि ये तो आपने गलती की है। तो मैंने तो एक बार बताया भी था, लेकिन हम लोग की बात शायद लोग नहीं सुन पाते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी बात रही। और दूसरी बड़ी बात जो रही वो यह रही कि उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो 400 पार का जो नारा दिया गया, ये सोच करके कि इतना बड़ा आ जाएगा तो बड़े बड़े फैसले लेंगे, तो ये जो है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने संविधान बचाओ का नारा दिया और आरक्षण बचाओ का नारा दिया। तो ये इस तरह की अफवाहें फैलाई, वही संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान की सुरक्षा की जिम्मेवारी तो कोर्ट की है, तो किसी पार्टी की थोड़ी है। संविधान कोई खत्म थोड़ी कर सकता है, लेकिन अफवाह फैलाने में तो सफल हुए नीचे के लोगों तक। और आरक्षण भी खत्म हो जाएगा, इसका भी अफवाह फैलाने में सफल हुए। तो जो संविधान और आरक्षण को बहुत तवज्जो देते हैं, महत्व देते हैं, जो सबसे पिछड़ी जातियां हैं और जो दलित वर्ग है, तो उसमें वह संदेश गया और उनमें वो भय व्याप्त कर दिया गया। इसमें सफल रहे राहुल गांधी जी, सफल रहे अखिलेश जी, सफल रहे, और अन्य जो नेता हैं, ममता बनर्जी हैं, या महाराष्ट्र में ठाकरे जी, पवार जी, जो भी है, तो वे लोग सफल रहे इस बात को संदेश पहुंचाने में नीचे तक। और भाजपा जो है वो काउंटर नहीं कर पाई इसका, और इस फियर को समझ नहीं पाई कि ये इतना प्रभावी होगा और ये वहां तक पहुंच जाएगा, लेकिन ये पहुंच गया। और इसके पीछे बिहार में भी ऐसी बात, लेकिन बिहार में काउंटर हो गया, क्योंकि वहां पर चिराग पासवान थे, जीतन राम मांझी थे, नीतीश जी थे। तो वे सब जो है उस तरह के लीडर हैं जो कि प्रभाव रखते हैं और उन पर कोई भरोसा किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में इस तरह के लीडर नहीं रहे। भाजपा ने दलित लीडर को बहुत आगे नहीं बढ़ाया है उत्तर प्रदेश में, किसी दलित लीडर को जो कि नेतृत्व दे सके उस तरह का, जो कि वहां पर कुछ भी ट्रेमर हो, कोई भी कंपन हो तो उसको थाम सके। ऐसा दलित चेहरा भाजपा ने अपने
संगठन में, पार्टी में नहीं उभारा है। तो यहाँ पर पिछड़ी जातियां तो कुछ हैं, लेकिन पिछड़ी में वे जातियां हैं जो कि वास्तव में समृद्ध हैं। तो वे हैं, परंतु जो दलित होते हैं वे जातियां नहीं रही जो कि संभालती और जो कि इसका काउंटर करती, जा करके अपने विश्वास में लेती अपने उन जाति बिरादरियों में जहां पर कि ये भय जा रहा था। यह एक बहुत बड़ा कारण था। तो भाजपा को कुछ दलित बड़े नेता अपने संगठन में बनाना चाहिए था, जो उसमें वे सफल नहीं रहे, वे नहीं बनाए। तो ये जो है, जो नारा जो इन लोगों ने दिया 400 पार, ये नारा भी खतरनाक रहा इन लोगों के लिए। हालांकि ये प्रोत्साहन के लिहाज से तो ठीक था, लेकिन इस नारे से क्या हुआ कि जो भाजपा या उसके संगठन के लोग थे वे कुछ रिलैक्स भी हुए, सोचे कि आ ही जाएगा कुछ ना कुछ, तो वोटिंग करने कम गए, वोट प्रतिशत भी गिरा है। तो यह भी देखने की वाली बात है। और इससे जो है कुछ लोगों में यह मैसेज गया कि यह अहंकार की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो है नारे की बात करना कि भले आपकी सीट आ जाती 400, वो बात अलग है, लेकिन पहले से ही इतना डिंग हाँक देना, इसको डिंग के रूप में भी लिया गया, अहंकार के रूप में भी लिया गया और डिंग हाँकने के भी दिया, बड़ा बोलापन के अर्थ में भी इसको समझा गया। और इसका रिएक्शन हुआ, जो साइनिंग इंडिया जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ था, उन्होंने भी जो दिया था, तो उसी टाइप का ही इन्होंने भी इस तरह से किया, उसका परिणाम भी लगभग उसी के जैसा हो गया। तो यह जो नारा था, यह हाइपर बोल के रूप में इसको समझा गया, इससे कुछ रिलैक्स भी हो गए कुछ लोग, और उसके कारण भी हो गया। और बड़बड़ापन और अहंकार को पब्लिक ने पसंद नहीं किया। इसके बाद फिर जो एक बात आती है कि यहाँ पर जो है जो मुस्लिम वोट जो बढ़ जाता था उत्तर प्रदेश में, तो वह मुस्लिम वोट बटा नहीं, क्योंकि मुसलमानों ने तो वो बना लिया था कि भाई मुस्लिम तो खैर भाजपा को ऐसे भी वोट नहीं करते हैं कभी भी, लेकिन उनके वोट को बांटने में भाजपा सफल रहती थी। जब मायावती जी मजबूत थी तो वहां पर बढ़ जाता था, लेकिन मायावती जी का बहुत कमजोर हो जाना भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। ये मुस्लिम सब कंफ्यूज नहीं हुए और उनको लगा कि हमें देना है भाजपा के विरुद्ध में, और कांग्रेस को, सपा को देना है वोट। बिल्कुल स्पष्ट उनकी बुद्धि थी, तो उनका एक मुश्त वोट पड़ा, और प्लस वे वोटिंग भी ज्यादा करते हैं, तो उसका भी अच्छा उनको लाभ मिला। तो इसका कमजोर हो जाना मायावती जी का, ये भाजपा के लिए बहुत खतरनाक रहा। मायावती जी का कमजोर हो जाना भाजपा के लिए बहुत ही खतरनाक रहा, और त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हो पाया यूपी में, 1-to-1 मुकाबला हुआ। जब पिछली बार गठबंधन किए थे ये, तो वहां भी गठबंधन के कारण हुआ था कि 1-to-1 मुकाबला हुआ था। इस बार भी 1-to-1 मुकाबला हुआ। जो मायावती जी ने कैंडिडेट उतारे भी थे, तो बहुजन समाज पार्टी के लोग निराश हो गए, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए उनमें। तो उन्होंने जो है टेक्टिकल वोटिंग की कि भाई सपा के साथ चले गए, और इसलिए कि भाई संविधान भी बचाना है, इसका भी नारा जो है वहां तक पहुंचा, आरक्षण भी बचाना है, उनको इस तरह से अफवाह फैला दी गई। उतने पढ़े लिखे भी उसमें नहीं होते हैं, और उनमें ये बात चली गई, तो वे जो है मायावती से हट करके कि भाई बहन जी जीत नहीं रही हैं, तो चलो इन्हीं को जिता देते हैं। और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं जो पैसे पर भी वोट देते हैं, तो भाजपा जो है वहां तक जो है अपनी पहुंच नहीं बना पाई, और पैसे के कारण भी वे लोग वोट पैसा ले करके देते हैं, तो शायद पैसा उनके पास नहीं पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा पाए होंगे, या इतने विश्वास पैसा लेकर के भी नहीं दिए होंगे, ये भी बहुत जगह हो सकता है। क्योंकि सिर्फ पैसा देने से नहीं होता है, उसकी विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वो आपको पसंद भी वो किसी तरह से करते हों। तो यह समाजवादी पार्टी ने उनका कुछ विश्वास भी जीता और वहां पहुंचाए, इसके कारण जो है उनके बहुत सारे वोट टूट टूट करके इधर भी आ गए। मायावती का बहुत कमजोर हो जाना बहुत ही नुकसानदायक रहा इस अर्थ में। एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात आई है,
जो मैं समझ रहा हूँ, जिसके विषय में चर्चा लोग नहीं कर रहे हैं, जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं वे चुनाव जीत गए हैं। और यह बहुजन समाज पार्टी के लिए और भी खतरनाक समाचार है, क्योंकि अब जो है दलित समाज हो सकता है चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ जो है मूव करें और उसको नेता के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दें। उसके कारण क्या है कि बहुजन समाज पार्टी का बहुत सारा वोट वो लेकर के जाएंगे पूरे प्रदेश में, और वो जो है सपा के साथ गठबंधन करेंगे, और आने वाले समय में तो इनका बहुत सारा वोट जो है उनके साथ जाएगा। और ये एक मतलब मान्य लीडर में से हो जाएंगे। अब तक जब चुनाव जीते नहीं थे तो मान्य लीडर थे नहीं, लेकिन अब ये मान्य लीडर हो जाएंगे। तो चंद्रशेखर आजाद का जीतना एक अलग ही संदेश देगा आने वाले समय में। यूपी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात रही, और वह रही योगी आदित्यनाथ जी का जो है उनका प्रभाव को घटाने की कोशिश करना, और उनको पद से हटाने का भी जो अफवाह फैलाया गया, और उस अफवाह को काउंटर नहीं किया भाजपा के बड़े लीडरों ने, तो यह बहुत महत्वपूर्ण रहा। और योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वे यूपी में बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको लोग बहुत पसंद करते हैं। और जो सिलेक्शन हुआ, बहुत लोगों का दावा यह है कि सच्चाई तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अनुमान है, लोग बताते हैं कि बहुत सारे टिकटों पर योगी आदित्यनाथ जी का कोई मतलब जो है उसमें वह मतलब गोरखपुर सीट को छोड़ करके और बाकी जगह जो है मनमाने ढंग से केंद्रीय जो उनकी कमेटी है उन लोगों ने फैसला करके, यानी मोदी और अमित शाह ने फैसला करके वो टिकट दिया है, और उसमें योगी को नजरअंदाज किया गया है। तो इससे भी बहुत जो है प्रभाव पड़ा। उनको नजरअंदाज करना बहुत ही खराब असर डाला, क्योंकि योगी जी से शायद ये लोग डरते हैं, सोचते हैं कि अगला प्रधानमंत्री कहीं ये ना बन जाए, और उसको नजरअंदाज करना चाहते हैं। लेकिन जो प्रतिभावान व्यक्ति होता है आपको उसी को आगे बढ़ाना चाहिए और उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और ऐसा मोह के कारण होता है, किसी से मोह हो जाने से ऐसा हो जाता है। तो योगी आदित्यनाथ जी प्रतिभावान है और उनको लोग पसंद करते हैं, और उनका यहाँ पर राज्य है, यहाँ पर यहाँ के वे शासक हैं, तो कहाँ पर कौन होना चाहिए उसमें उनकी सलाह और उनकी सहमति, ये दोनों ही होनी बहुत ही जरूरी है, जिसको कि भाजपा ने शायद नजरअंदाज किया है, जिसके कारण भी यह हुआ। और स्मृति ईरानी का तो सुनता हूँ कि योगी जी से कुछ कहा सुनी भी हो गई, पता नहीं अंत में क्या हुआ। तो ये सब बहुत मायने रखता है कि योगी आदित्यनाथ जी को नजरअंदाज किया गया। और एक बात और जो बहुत आई आड़े हाथ, वह है कि मोदी का बहुत ओवरडोज दिखलाया गया। ओवरडोज का रिएक्शन हो जाता है हर जगह, उसकी तस्वीर हर जगह भाजपा को बल्कि दबा दिया गया, मोदी को भार दिया गया, यानी सारी जिम्मेवारी मोदी के ऊपर हो गई कि वे जिताएंगे। तो ओवरडोज से क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है, आदमी को चिढ़ भी हो जाती है। जब आदमी सदैव एक ही व्यक्ति का चेहरा देखता है, हर जगह उसी को देखता है, हर जगह उसी के भाषण को सुनता है, तो यह है कि ओवरडोज हो गया। 10 साल तक लगातार दे रहे हैं कि हर जगह वही, तो एक प्रतिक्रिया हो जाती है। कोई अच्छा व्यक्तित्व तो भी क्यों ना हो, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया तो हो ही जाती है। तो ये ओवरडोज भी उसमें बहुत काम किया है। बंगाल का देखें तो बंगाल में ये अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। क्यों नहीं किए, इसके पीछे का, और कभी भी नहीं कर पाएंगे। ये तभी कर पाएंगे, ये भाजपा वाले याद रख लें अच्छा से, जब तक वहां के जो हिंदू हैं उनके भीतर जो भय बैठा है ममता बनर्जी का, उस भय को नहीं निकालते। ममता बनर्जी को हटाया जा सकता है, उनको सजा दी जा सकती है, यह बंगाल में सिद्ध करना पड़ेगा। हिंदुओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन भाजपा ने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनको मराने दिया, पिटाने दिया। यानी आप बचाव की भूमिका में नहीं आ पाए, जबकि आपको आना चाहिए था। तो ये कई बार हो गया। सिर्फ एक बंगाली स्टेट है जहां पर की हिंसा होती है,
और वहाँ पर जो है उस हिंसा को बचाने के लिए यहाँ तक कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी मारा जाता है, उनके नेताओं को भी मारा जाता है। तो उसके लिए बीजेपी ने कभी भी कोई सार्थक प्रयास, संवैधानिक प्रयास नहीं किया कि उनकी सरकार को भंग कर दें, बंगाल को बांट दें। हाँ, तो भले चुनाव ये जो है कोर्ट जो है रिस्टोर कर देता है उनकी सरकार को, लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर आप भंग कर देते। यही होता रहता खेल कि आप भंग करते रहते और कोर्ट उसको रिस्टोर करता रहता, अगर कोर्ट ही आपके पीछे भी था तो। लेकिन कम से कम वहां के लोगों को यह लगता, वोटरों को, कि यह जो है ममता बनर्जी मनमाना यहाँ नहीं कर पाएगी बीजेपी के रहते हुए। ऐसा जब उनमें कॉन्फिडेंस आता तो वे साथ में रहते, क्योंकि वे डरते हैं कि अगर वोट कर दिए खुल करके तो बाद में हमारी संपत्ति को नुकसान होगा, हमारी जान माल को नुकसान होगा, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होगा, तो वहाँ बहुत होता है। तो बंगाल में भाजपा को अगर आगे बढ़ना है तो पहले ममता का भय निकालना पड़ेगा लोगों के दिमाग से। जब तक ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ तक कि लोग जो है भाजपा का जो है अपने दुकान में इस समय जो है अपना चुनाव चिन्ह भी नहीं रखना चाहते डर से। तो बंगाल में तो ये रहा, ममता बनर्जी का वहाँ पर अधिकारियों पर भी दबदबा है और वहाँ की पुलिस पर दबदबा है, और गुंडा एलिमेंट को भाजपा जो है कुछ सॉफ्ट प्ले करते रही है, सिवाय योगी आदित्यनाथ के। और हेमंता विश्वकर्मा हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो अधिकतर जो है ये मतलब केंद्र में जो है वो सॉफ्ट प्ले करते रहे, तो उसके कारण भी जो है यह हो गया, बंगाल में ममता बनर्जी ने खिला कर दिया। बीजेपी ने आरएसएस को भी नजरअंदाज कुछ किया। एक बात तो जेपी नड्डा जी ने कह दिया कि बिना आरएसएस के भी जो है भाजपा जीत सकती है, उसको आरएसएस की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। और इसका फिर जो है बाद में किसी प्रकार का कोई खंडन नहीं आया, किसी प्रकार का कुछ वो नहीं आया। हालांकि आरएसएस और बीजेपी के साथ रहती है, लेकिन एक इसी तरह से रहना, एक उत्साह के साथ रहना में अंतर होता है। तो जहाँ वे पूरा प्रयास करते हैं 100%, वहाँ अगर वो 80% प्रयास किए, 20% प्रयास घटा दिए तो उससे भी फर्क पड़ जाता है। क्योंकि कई बार लोगों के घर जाना, उनको तैयार करना, उसको बूथ तक लाना, प्रेरित करते रहना, तो यह काम आरएसएस का विंग करता है। तो वह जो है उतना नहीं कर पाए जब नजरअंदाज की जाने लगे और आरएसएस के मुताबिक जो है सीटें तय नहीं होने लगी, अपने से मन से ये सब करने लगे अमित शाह और मोदी। आरएसएस के बिना सलाह के, योगी आदित्यनाथ की बिना सलाह के जब करने लगे मनमाना, तो उन लोगों ने भी अपना साथ नहीं दिया खुल करके। यह भी एक कारण रहा। भाजपा के बहुत सारे जो समर्थक हैं वो मतलब वेल ऑफ परिवार से हैं, जो संभ्रांत परिवार हैं उनसे हैं, और वे लोग वोटिंग देने के लिए उतने उत्साहित नहीं रहते, तो उनको बूथ तक भाजपा नहीं ला पाई, और ये समस्या आगे भी इनकी बनी रहेगी। इस समस्या का उपाय यही है कि ऑनलाइन वोटिंग जो सिस्टम कराया जाए, ताकि कोई कहीं भी हो वहां से ऑनलाइन वोटिंग दे सके। वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहा इस बार, तो अब गर्मी के कारण कम रहा या जो भी कारण कहते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि लाइन में ना लगना, बहुत लोगों को लाइन में लगना पसंद नहीं है, बहुत लोगों को जाना पसंद नहीं है, कोई उतना रुचि नहीं लेता है। कंपलसरी वोटिंग सिस्टम है नहीं और फैसिलिटी इतनी नहीं है, तो ऑनलाइन वोटिंग का सिस्टम अगर बीजेपी शुरू कराए, इसका नियम बनवाए निर्वाचन आयोग के द्वारा कि मोबाइल से कोई कहीं भी है तो तुझे खर्चा भी बचेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकेंगे। कोई विदेश में भी है तो वहाँ से भी वोट दे सकेगा, कोई दूसरी जगह कमा रहा है तो वहाँ से भी वोट दे सकेगा। तो इस तरह से वोटिंग प्रतिशत बढ़ाई जा सकती है, तो डेमोक्रेसी का वास्तविक चेहरा तो वहाँ पर दिखेगा।
कम प्रतिशत वोटिंग में तो वास्तविक चेहरा नहीं दिखता। तो ऑनलाइन वोटिंग का हमारा ये सुझाव है इनको कि ऑनलाइन वोटिंग कराएं, उससे जो है बहुत फायदा होगा, बहुत बचत होगी, बहुत खर्च जो होते हैं वो बचेगा, ईवीएम का बवाल से बचेगा जिसमें कैंडिडेट ज़्यादा हो नहीं पाते हैं, काफ़ी कम कैंडिडेट होते हैं, इसलिए बहुत लोगों का नामांकन भी रद्द कर दिया जाता है। ये सब बवाल से बच जाएंगे। और अभी 1,30,000 35,000 करोड़ के लगभग खर्च हुआ है चुनाव में, वो पैसा कहाँ से आएगा? वो जनता से वसूला जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि महंगाई तो बढ़ेगी बहुत, टैक्स बढ़ जाएंगे। तो अगर ऑनलाइन वोटिंग कराते तो ये खर्च बहुत ही कम होता, न्यूनतम खर्च होता। इसके बाद अगर देखते हैं तो पाते हैं कि मोदी के ऊपर अति निर्भरता जो है ना, यह भी भाजपा को ले डूबी है बहुत सारी जगहों में। उम्मीदवारों को भी अपनी प्रतिभा के हिसाब से पूरी उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए, उनसे उनसे उनको अपने बल पर जीने। भले मोदी जो है ना एक्स्ट्रा होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ लगा दी है मोदी जी ने, तो वह तो सही है, लेकिन उसी पर निर्भर हो जाना, जोंक की तरह चिपक जाना, खून चूसना उसी का, वह ठीक नहीं है। जो बाकी उम्मीदवार जो हैं वो सोचते हैं हमें कुछ करने की क्या जरूरत है, तो निकम्मे निकम्मों को भी टिकट दे दिया गया कई जगह, तो उसके कारण भी ऐसा रहा। और वहां के उम्मीदवारों को प्रतिभा का जो है, जो नहीं दिखला पाए, उनको भी टिकट दे दिया गया, कई बार 3-3 बार दोहराया गया, जो नॉन परफॉर्मिंग कैंडिडेट थे उनको। यूपी में तो यहाँ तक भी बताया जाता है कि बाहर के जो उम्मीदवार हैं उनको मतलब 36 टिकट तो गैर भाजपाइयों को दिया गया है, और 16 टिकट जो है वो सेलिब्रिटियों को दिया गया है, जो कि नेता नहीं है, जो कि जनता को दर्शन भी नहीं देते, जाते भी नहीं, वहाँ ग्राउंड लेवल पर कोई वर्क नहीं है। आदमी नेता इसलिए चुनता है कि डे टू डे उसको जो भी परेशानी हो वो जा करके उसके यहाँ हल करा ले। कार्यालय में कोई दिक्कत है, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, थाने में दिक्कत है, तो वो किससे कहेगा भाई? फिर नेताओं को चुनने का फायदा क्या है, जबकि वो उसका कोई काम ही नहीं करेगा, तो उससे मिलेगा ही नहीं, बात ही नहीं करेगा। वो सब वीआईपी कल्चर वाले होते हैं, अपना फोन स्विच ऑफ कर देते हैं, आप उनसे बात ही नहीं कर सकते चुनने के बाद। तो ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी को देने से रिएक्शन हो जाता है, और बाहरी आदमी देने से भाजपा के कार्यकर्ताओं में ही रिएक्शन बहुत हो गया, जिसके कारण कि वे नहीं जो है उसको पसंद कर रहे थे, उतना साथ नहीं दिए उसको। अरे चलो भाई, मोदी जी के ही भरोसे जीतना है तो जाओ जीतो, हाँ जीतो या हारो। तो इस तरह से ये गैर जिम्मेदाराना टाइप से अब कचरे मन से, आधे मन से ये सब लड़े हैं। तो यह भी बहुत अच्छा, मेरा टिकट तो सिर्फ जो है भाजपा को, अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहिए, जो रात दिन मेहनत करके सालों सालों भर पसीना बहाते रहते हैं, उनको दिया जाए। जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं उनको दिया जाए, और कम से कम यह मापदंड उनको एक इस तरह से मापदंड दिया जाए। मैं एक वो बता देता हूँ कि भाजपा जो है बिल्कुल ही उम्मीदवार, जिसको भी उम्मीदवार बनना है उसको वो एक लाइन दे कि भाई आपको अपने बल पर आप जो है कितनी बड़ी रैली करा सकते हैं, जिसमें कि भाजपा के कार्यकर्ता नहीं रहेंगे, भाजपा कार्यकर्ता को माइनस कर दे, और उम्मीदवार को यह बताए कि भाई आपको अपने बल पर जो है रैली करानी है, दिखानी है कि आप कितने आदमी लाते हैं, कितने आदमी करते हैं। तो इस तरह से अगर एक सिलेक्शन का प्रोसेस भी रखे कि देखें इस आदमी के पास व्यक्तिगत निजी कितना प्रभाव है, इसका निजी बल कितना है, ये हमारे ऊपर जोंक की तरह चिपका हुआ नहीं, हमारे पर निर्भर तो नहीं है, तो क्या उसमें अपनी क्षमता है नहीं। तो इसको भी टेस्ट करने का भाजपा को एक वो अपनाना चाहिए, या भाजपा क्या किसी भी पार्टी को अपनाना चाहिए। जिसको भी टिकट देना चाह रहे हैं, हर एक पार्टी के लिए मैं कह रहा हूँ कि जिसको भी टिकट देना चाह रहे हैं भाई, उस उम्मीदवार का तो आप कम से कम जांच करेंगे इसकी ताकत का, तो उसको अपना देना चाहिए कि भाई आप उनको जिस भी पार्टी में रहा हो, पार्टी कार्यकर्ता नहीं रहेंगे शामिल, कोई नहीं रहेगा, सिर्फ ऊपर सर्वे करने वाले रहेंगे, और देखेंगे कि आप जो आपकी निजी क्या ताकत है, जिसमें कि कार्यकर्ता नहीं रहेंगे, ना कोई समर्थक रहेंगे, आप अपने बल पर जो अपना आप बनाए हैं सदस्य और कार्यकर्ता, आप जो अपना कार्यकर्ता बनाए हैं, जो उसका कितना बल है, तो वह एक टेस्ट रखना चाहिए, सभी पार्टी को रखना चाहिए। तो यहाँ पर भाजपा ने भी ऐसा कोई नहीं रखा है, उसको जरूर रखना चाहिए, क्योंकि भाजपा प्रयोग करती है तो ये सभी प्रयोग करना चाहिए। जो कार्यकर्ता हैं
यूपी में मैं देखता हूँ, क्योंकि यहाँ रहता हूँ तो यहाँ के बारे में जानता हूँ, देख रहा हूँ कि जो भी छोटे-मोटे लीडर होते हैं, उनकी कहीं सुनी नहीं जा रही है। वो तो झूठ मूठ खाली भीड़ बढ़ाने पहुँचते हैं कहीं पर। कहीं कोई कार्यक्रम हुआ तो वहाँ उनको बुला लिया गया, वहाँ पे पहुँच गए। कार्यकर्ता को ऐसा होना चाहिए ना कि जो कि वहाँ जनता के काम कराए, तभी तो जनता में पैठ बढ़ेगी उसकी। तो जनता में काम कराने के लिए कुछ किया ही नहीं जा रहा है कि उसको वो कहीं वो किसी कार्यालय में नहीं जा नहीं रहा, न उससे कोई सुन नहीं रहा, उसको कोई वैल्यू अधिकारी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो ऊपर से कुछ निर्देश ऐसा होना चाहिए कि भाई हमारे जो कार्यकर्ता हैं वे आते हैं तो आप उनके सुने, जो योजनाओं का लाभ है वो उनके माध्यम से दिया जाए। तो उनकी बहुत पैठ होनी चाहिए, हस्तक्षेप होना चाहिए। जैसे कि टीएमसी के कार्यकर्ता हैं बंगाल में, वहाँ मैं जानता हूँ, तो वहाँ काफ़ी उनकी सुनी जाती है। तो जब वो सुनी जाएगी तभी तो जनता जुटेगी। जब कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाएगी, वो कहेंगे भैया जाओ अपने जो तो लोग जो है अपने बल पर जहाँ जिसकी जान पहचान है या घूस-घास दे करके अपना काम कराते हैं। अगर कार्यकर्ता जा करके काम कराते तो लोग पार्टी से, संगठन से जुड़ते, वह ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो यह भी मैं समझता हूँ कि एक कारण रहा। और अगर मैं तारीफ करूँ यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने भी यहाँ जो परफॉर्मेंस किया है उसमें अखिलेश जी की मुख्य भूमिका है। तो उन्होंने अच्छा मतलब उसमें हालांकि कोई बहुत तगड़ा गणित नहीं था, लेकिन फिर भी उसको अच्छा ही गणित माना जाएगा। अच्छा इस सेंस में कि वे यह जानते थे कि मुस्लिम कहाँ जाएगा। कहा जाता है, इधर कहते हैं लोग, जंगल का गीदड़ जाएगा किधर, वो कहाँ जाएगा, वो मुझे ही देगा। यादव कहाँ जाएगा, वो मुझे ही देगा। तो ऐसा वो जानते थे, तो इसलिए उन लोगों को टिकट उन्होंने कम से कम दिया, नहीं के बराबर दिया। यादवों में तो अधिक दिया, बस अपने परिवार से दिया हो, इक्का दुक्का कहीं दिया होगा। जहाँ पर देख लिया कि भाई यादव बहुत ज्यादा है तो वहां पर उनको दे दिया। लेकिन अमूमन बाकी सब जगह अदर कास्ट का कॉम्बिनेशन जोड़ा, इसको सोशल इंजीनियरिंग कुछ लोग कहते हैं। तो यह अलग कास्ट का उन्होंने वहां पर बिठाया, जो कि प्रभावित वहां पर तबका था, प्रभावित जाति के वो लीडर रहे जो लोग, उनको वहां दिया। तो ये कॉम्बिनेशन वहां पर अच्छा काम किया। हालांकि इस कॉम्बिनेशन को पहले भी करते आए हैं, ऐसी बात नहीं कि पहली बार किया, लेकिन इस बार काम ज्यादा किया इस कॉम्बिनेशन में। क्यों काम किया? मायावती जी के कमजोर हो जाने की वजह से, अन्यथा उतना काम नहीं करता। और भाजपा ने सीट वाइज जो है जाति का कॉम्बिनेशन उतना नहीं सटीक किया। जाति का कॉम्बिनेशन भाजपा ने नहीं उतना निकलाया, कहीं कहीं पर किए हैं, लेकिन कहीं कहीं पर करना और सब जगह देखना, क्योंकि लोकल जो है सेटिंग वह भी बहुत मायने रखती है। और वह जो है लोकल सेटिंग इन लोगों की उतनी सही जाति समीकरण जो होता है उतना हर सीट के हिसाब से और पूरे प्रदेश के हिसाब से नहीं हुआ। प्रदेश में कहा जाता है कि ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मणों की तो कोई पार्टी है नहीं, राजपूतों की भी कोई पार्टी नहीं, सवर्णों की तो कोई पार्टी नहीं। भाई उनके लिए अगर जो कुछ करेगा, तो संविधान में तो कुछ कोई कर नहीं रहा है, तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, तो वो तो फ्री है ना भाई, जिधर उनको मौका मिलेगा उधर जाएंगे। वो कांग्रेस के साथ भी चले जाएंगे, सपा के साथ भी चले जाएंगे, भाजपा के साथ भी चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे। तो ब्राह्मण और राजपूत जो है उनको वह साध नहीं पाए, उनको अपने साथ रखने का प्रयास नहीं कर पाए। इनको सिर्फ धर्म के नाम पर ही आप वो करते रहेंगे कि भाई भाजपा जो है सनातन धर्म को बढ़ाती है, ठीक है बढ़ाती है, उसके आधार पर बहुत लोग उसमें रहते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है ना। आपको उनके लिए भी कुछ तो कुछ प्रावधान करते रहना पड़ेगा। तो ब्राह्मणों को कहीं जगह टिकट नहीं दिया गया, तो इसका कंप्लेन है। तो ये सभी एक बहुत बड़ा कारण बना, ब्राह्मण और राजपूत को उतना अच्छा से नहीं साध पाए जितना अच्छा से साधना चाहिए था। उसके बाद है कि जो कट्टर हिंदू हैं उनको इनका ये जो जुमला है सबका साथ सबका विकास, हाँ, या जो भी इन लोगों ने स्कीम लगाई कि भाई इसमें सभी लोगों को हम लोग दे रहे हैं, ये नैतिक रूप से तो सही हो सकता है, संवैधानिक रूप से भी सही हो सकता है, और मतलब
होना भी चाहिए, यह मैं यह नहीं कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां तक राजनीतिक सफलता, तो राजनीति जो है ना बहुत कुछ घृणा पर भी चलती है, जीत हार की जो बात होती है राजनीति। तो कट्टर हिंदू जो हैं, जो जिसके कारण भाजपा को समर्थन मिला था पहले, तो इस बार कट्टर हिंदुओं को ये कोई खुराक ऐसा बहुत नहीं मिला, और वो ये है ना इन लोग के नारे जो सबका साथ सबका विकास के नारे से बहुत प्रसन्न नहीं थे। इन लोगों ने डायल्यूशन बहुत किया, मुसलमानों को जोड़ने का प्रयास वगैरह भी किया है अपने से। अब मुस्लिमों को कितना जोड़ पाए भाजपा, ये तो भाजपा ही जाने। तो कहते बताते हैं कि कुछ पसमानदा मुसलमान जो है इनके साथ जुड़ते हैं, और जो है शिया मुसलमान जुड़ते हैं, इनका प्रतिशत कम है। तो वे जुड़े हैं कि वे नहीं जुड़े, तो मैं तो जानता हूँ जहाँ तक जितना इस्लाम का मैंने स्टडी किया है, इस्लाम जो है सिर्फ इस्लाम के लिए ही कुछ करता है। आप बहुत प्रेशर बना करके ठीक है, बहुत लाभ पहुंचा करके कुछ एक आध को तोड़ लिए होंगे, बहुत बिरला है, लेकिन उतना से जो है जितना आपको लाभ हुआ उससे कई गुना नुकसान जो है, जो बड़ी जो कट्टर हिंदुओं की कम्युनिटी थी वो जो है आपसे खिसक गई। शंकराचार्य से पंगा लेना भी बीजेपी को भारी पड़ा, और मोदी को भी भारी पड़ा। मोदी चले गए उद्घाटन करने राम मंदिर का, सब जगह उद्घाटन वही कर रहे हैं। अरे कम से कम मंदिर का उद्घाटन तो साधु संतों के हाथ में छोड़ो, जो जिसमें सरकार फंड करती है, उसका उद्घाटन तो कुछ समझ में भी आता है कि भाई चलिए सरकार का पैसा लगा है, सरकार इसमें कर रही है, और ये जो है सेकुलर मामला है वो है। लेकिन जो है राम मंदिर का भी क्रेडिट भाजपा लेना चाहते थे, ली भी, कुछ मिला भी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं मिला, लेकिन अगर उसका उद्घाटन जो है मोदी नहीं करके अगर शंकराचार्य वगैरह कोई करते, या कोई भी उनके ही मत का राम भद्राचार्य जी करते, कोई मतलब संत पुरुष से ही कराया जाता जो उसी मतलब कि वैष्णवी होता, तो वहां पर अच्छा रहता हुआ। तो शंकराचार्यों से पंगा लेकर के जो है ना, शंकराचार्य के जो समर्थक हैं, जो उनके बहुत कट्टर अनुयायी हैं शंकराचार्य के, तो वे सब जो है ये भाजपा के विरुद्ध हो गए, और शंकराचार्य ने तो अपना कैंडिडेट तक भी बनारस में खड़ा कर दिया था। तो इसके विरुद्ध में, मोदी के विरुद्ध में शंकराचार्यों की पूरी लॉबी आ गई। तो शंकराचार्यों से पंगा तो इनका महंगा पड़ गया। अब जो फ्री बीस की बात है, जो आम गरीब जनता होती है, तो उनको राहुल गांधी जी का जो नारा था कि भाई आपको खटाखट रुपया देंगे 1 लाख और ये इतना उतना, तो वह भी बहुत ही वह रहा। फ्री बीस जो है ये भारत में आपको मान लेना पड़ेगा कि यहाँ पर कुछ तबका ऐसा है जिसको फ्री बीस चाहिए, पसंद भी है, तो कुछ खुराक आपको उनको भी देना पड़ेगा, कुछ आपको स्कीम ऐसी चलानी पड़ेगी जिसमें कि वैसे लोगों को भी कुछ मिले। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। भाई लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको हक मिलना चाहिए ना, ये तो सामान्य सी बात है। तो उनको हक आपने उस तरह से नहीं दिया कि जो गरीब लोग हैं उनको हम कुछ धन दें। खाली आप राशन देने की बात करते हैं, धन देने की बात नहीं करते, जबकि उनको राशन की जरूरत है और धन की भी जरूरत है। तो धन आप दें, आप कहेंगे कि मेरे पास बजट नहीं है। भाई जो दूसरी सरकार है उनके पास कैसे बजट है, बजट से दें, या फिर प्राइवेट कंपनियों इसका स्पेशल फंड बनाएं, और प्राइवेट कंपनियों से जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, इन सब से पैसा लें उसमें और उसके माध्यम से उसको दें। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसमें उनका हिस्सा दें, और जो और भी बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं उन सब में उनको हिस्सा देंगे तो ही जा करके होगा। तो राहुल गांधी जी ने जो फ्री बीस का नारा दिया, बहुत प्रभावित औरतों को कहा गया भाई आपको 1-1 लाख रुपया देंगे, देते या नहीं देते वो बात दूसरी है, आशा तो दिलाया कि देंगे, आपने तो आशा भी नहीं दिलाई कुछ भी। आप छोटे मोटे झुंझुना पकड़ा करके लोगों को फंसा लेना चाहते हैं, लेकिन छोटे छोटे झुंझुना पकड़ा करके लोग अब इतने श्योर हो रहे हैं, अब इतने वो नहीं रह गए कि आप जो है
5 किलो राशन दे करके उनको भगा देंगे। अब आपको उनको भागीदारी चाहिए, उनको हर चीज़ में भागीदारी चाहिए, बालू में, कोयला में, खदान में, हर चीज़ में भागीदारी चाहिए, भागीदारी का पैसा उनको दिया जाए। जनता का मुद्दा है, तो भागीदारी के पैसे आप उनको दें। अच्छा, जनता सिर्फ क्या वोट ही देती रहेगी? उन जनता को आप नहीं देंगे कभी इसका अधिकार कि वो भी कानून बना सके, कानून बनाने में भी उसकी भूमिका अदा करें। अभी उनको आश्वासन दें कि भाई कानून बनाने में आपका भी कुछ से होगा। जहां पर टकराहट होगी, कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि जहां पर टकराहट होती है, जहां पर ज्यादा हुआ, तो वहां पर जनता से सर्वे करा करके और जनता से वोटिंग करा करके ऐसा प्रावधान बनाए संविधान में कि जनता से भी ले करके वोट और कानून बनाया जा सकता हो। और जो फायर ब्रांड नेता हैं उनको भी साइडलाइन कर दिया गया। अगर उनको कुछ फायर ब्रांड नेताओं को, जैसे नुपुर शर्मा जी थी, उनको भी चुनाव लड़ाना चाहिए था क्योंकि वो जीत सकती थी। लेकिन ऐसे को पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए इस तरह की बातें सोचने के कारण ही वैसे को नजरअंदाज किया गया और उसका एक नुकसान हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें जहाँ है, तो वहां पर जो है, जो लेफ्टिस्ट जो प्रशासनिक वो हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों को महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं, जो कि ये है वह सूचना भी पहुंचाते होंगे उधर गैर भाजपाइयों को, और उनके हिसाब से यहाँ कुछ काम भी करते होंगे। तो उसकी पहचान भाजपा वालों ने नहीं की है कि कौन इसमें ब्लैक शिप है। तो ब्लैक शिप की पहचान करना भी जरूरी है, जिसको कि ये लोग नहीं कर पाए। और जो हैं, इसमें और भी बहुत सारे कारण होंगे जो कि उनको है। फिर क्षेत्रीय दलों की जो है बहुत जोरदार वापसी हुई है। क्षेत्रीय दल भी, कोई भी जब संघर्ष करता है, जो मिटने को होता है, क्षेत्रीय दलों को एक बार लग रहा था कि हम लोग मिट जाएंगे, तो उन्होंने भी पूरा अपना पुरजोर लगाया कि हम लोग जो है अपनी पूरी ताकत लगाएंगे जिससे कि अपना सर्वाइवल कर सकें। जो उनको खतरा महसूस हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी शायद हम लोग को खत्म कर देगी और दो ही पार्टी रह जाएगी, कांग्रेस और भाजपा। तो इसलिए उन लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं और उस प्रयास के कारण भी इसमें भाजपा को नुकसान हुआ है। और अब विदेशी ताकतों की बात की जाए, विदेशी ताकतों ने भी बहुत फंड यहाँ लगाए, बहुत प्रोपागेंडा फैलाया और सोशल मीडिया का बहुत प्रयोग किया और बहुत सारे पत्रकारों को खरीदा भी, उनको पैसे भी दिए होंगे। तो उनका भी बहुत प्रभाव रहा और उन लोगों ने भी पूरी साजिशें रची और उसमें कुछ प्रतिशत तो उन्होंने भी डेंट किया। ये सब सारे कारण रहे मेरी समझ में। तो इन सब चीज़ों पर भाजपा को भी पता था, लेकिन शायद उसको उतना काउंटर नहीं कर पाए, उतना चेक नहीं कर पाए, और इसके कारण भी उनको कुछ नुकसान हुए। तो ये सब सब कारण रहे। किसी तरह से जोड़ तोड़ से भाजपा सरकार बना दे सकती है। हाँ, लेकिन अब तो उनको लंगड़ी सरकार चलानी पड़ेगी और मोदी जी को आदत रही है कि बहुमत सरकार चलाने की। अब इसमें वो अगर बनते हैं तो कैसे चला पाते हैं, ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी। हरि ओम।